कोस थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 92 थीटा, यही थी ना लिमिट। तो कितना हो गया? W इक्वल्स टू माइनस पी ई माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी? अरे कोस 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो कितना आ गया फॉर्मूला? माइनस पी ई कोस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे हियर। ऑलवेज ध्यान रखना, जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, वी फाइंड दी वर्क डन, and at last we write the work done is stored as a potential energy, then W replaced by U. ठीक है, here work done is stored as a potential energy, so U equals to minus PE cos theta. ठीक है, कितना हो गया? माइनस PE cos थीटा। अब थीटा आया तो 3 केस होंगे, होंगे नहीं होंगे? अरे होंगे ना, जहां पे भी थीटा आ जाता है। केस नंबर 1, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो U इक्वल्स टू होता है 0। ध्यान रखना, वो इनिशियल केस है, उसका मिनिमम एनर्जी होती है उस केस में। और केस नंबर 2, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर क्यों रखा था वो समझा नहीं है, अभी बता रहा हूँ दोबारा से। व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 की वैल्यू cos 0 की 1, तो U इक्वल्स टू माइनस पी ई मैक्सिमम। यही हुआ ना केस? थीटा 180 रख दो, अपोजिट प्लेस करके पी हो जाए। देखो परपेंडिकुलर क्यों रखा था उस केस को समझो, यहां से भी समझ में आ रहा होगा अपन को। ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सरफेस पे रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होती है? जी। इसकी इनिशियल कंडीशंस जो है वो कौन सी है? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, भाई यहाँ से ये ओरिजिनल पोजीशन है, इसको प्लेस्ड कर सकता हूँ मैं h हाइट पे। किसके थ्रू? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू ये रोटेट होगा नहीं होगा? मैं इसको अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखता तो क्या ये इस डायरेक्शन में मूव हो सकता था क्या? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाइड हो रहे हैं इस डाइपोल पे, एक इधर और एक इधर, तो ये ऐसे तो ये रोटेट हो गया। इसको रोटेट होने में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, वो होगा U इक्वल्स टू 0 माइनस पी ए ना मिनिमम होगा और पी ई मैक्सिमम। हाँ ये मिनी मतलब ये मिनी, अरे हाँ ये मिनिमम हो गया। जल्दबाजी उसने एक क्वेश्चन पूछा था जिस पे ध्यान चला गया मैंने। ये मिनिमम, ये अभी मिनिमम नहीं है, पी मैक्सिमम कर दो अपोजिट, उसके वो क्वेश्चन पे ध्यान चला गया। और थर्ड केस, व्हेन डाइपोल is placed opposite to electric field, theta equals to 180 और cos 180 की वैल्यू -1, then U equals to PE. This is maximum.
सर प्रीवियस पेज प्लीज फॉर 2 सेकंड्स, ये लो जल्दी लिख लें फटाफट। ठीक है, देखो यहाँ पे आके अपने पास डाइपोल वाले केस कंप्लीट होते हैं। डाइपोल में क्या क्या पढ़ा था देखो, सबसे पहले डाइपोल, उसके बाद एक्सिस, फिर इक्वेटोरियल, टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल। मैक्सिमम वर्क डन वाले डेरिवेशन को हटा दो तो एक्सिस, इक्वेटोरियल, टॉर्क एंड डाइपोल। टॉर्क के बाद में ये पोटेंशियल एनर्जी, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग क्लास के बारे में पूछ लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो फ्लक्स क्या होता है, हम यहाँ पे ध्यान रखना। वैसे फ्लक्स तो किसी भी यूनिट एरिया से, मान लो ये यूनिट एरिया, ये कोई भी अपने पास यहाँ पे ले लो, ये अपने पास सरफेस है, इसका मैंने ये यूनिट एरिया लिया डी ए। तो इस यूनिट एरिया, ये कोई भी यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, भाई कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे किस बेस्ड पे करते हैं? किसी भी यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसकी सरफेस के। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फिर फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं वो अभी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area, the number of electric field lines passing through a unit area normally is known as electric flux, is known as electric flux। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान रखना बेटा, क्या होता है, मान लो जो लाइन से अपने पास, बेग क्या करूं बेटा, बेग तो ये है ना यार, आगे भी बढ़ो। ये अपने पास यूनिट एरिया, ये सरफेस है, मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है, थीटा एंगल पे। लेकिन थीटा एंगल ध्यान रखना, फ्लक्स में कहां से लेते हैं, इसके एरिया वेक्टर से। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, ये वर्ड्स है एरिया वेक्टर, इट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा। मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करता तो एरिया वेक्टर ये होगा, थंब की बात करता तो एरिया वेक्टर ये होगा। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए बेटा। डेफिनेशन जो लिखी थी वो लिखी थी अपन ने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area normally is known as electric flux। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहे थे डायग्राम से कैसे फाइंड करें। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो थीटा एंगल पे पास हो रही है, लेकिन ये थीटा एंगल किससे लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास perpendicular to the surface. Some electric field lines passes at an angle theta, but theta you take from the area vector. Ab what is the area vector? The area vector, it is the perpendicular to the surface। बस इतना सा ध्यान रखो, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये सरफेस ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर यही होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस डी ए, देन ई का कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा, ई कोस थीटा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो जो फ्लक्स है, अब ये डी ए स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल। और जो स्मॉल फ्लक्स होगा बेटा वो होता है, फॉर्मूले की बात करें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ electric field lines in the directions of area vector and area vector, that is
डेफिनेशन वही बोलते, आप तो यहाँ डायरेक्ट ध्यान रखें, E cos theta into dA, this is a electric flux and this is EdA cos theta, ये अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग होगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, क्यों होगी वो अभी आगे बात करेंगे। E मतलब d phi equals to E dA cos theta, ये फॉर्मूला है। मेरे को टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। फॉर टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस क्या है, जैसे अपने पास बात करें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये जो भी 3D सरफेस है वो क्लोज्ड होती है। उस केस में ये फ्लक्स तो फाई टोटल हुआ, बट वी यूज्ड क्लोज्ड इंटीग्रेशंस। ये इंटीग्रेशन और बीच में सर्कल बना दोगे, ठीक है। इस केस में कितना हो गया, पी डी ए, क्लोज्ड ही क्यों लिए, भाई ओपन भी ले सकते हैं लेकिन क्लोज्ड क्यों लिए वो भी उसकी बात करेंगे। ये टोटल के लिए लिए, ओपन में डेफिनेशन में ले सकता हूँ, ओपन ले सकते हैं, लेकिन ओपन किस केस में, केवल डेफिनेशन वाले में, अभी न्यूमेरिकल पे भी आएंगे। ई डी ए कोस थीटा, इसकी वेक्टर फॉर्म की बात कर लो चाहे ऊपर वाले की, ये फॉर्मूला आगे यूज होगा। क्लोज्ड में क्या होगा इसलिए मैंने ये लगाया, अपन ओपन भी ले सकते हैं यहाँ तक तो, लेकिन गोस थ्योरम की जब बात करते हैं तो उनका स्टेटमेंट ही क्लोज्ड के लिए था, इसलिए वहां पे क्लोज्ड ही लेते हैं। ये तो ओपन के लिए अप्लाइड हो सकती है। फिर आगे बात करें इसमें वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कितनी आएगी बेटा, इससे ले लो डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए, क्योंकि कोस है सर डी थीटा, डी थीटा क्या, डी थीटा कहां से आ गया यहाँ पे, थीटा ही आएगा, डी थीटा नहीं आएगा। थीटा एंगल पे है, रोटेट थोड़ी कर रहे हैं। ये इसकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि कोस थीटा है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ही होगा, और डॉट को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ द फ्लक्स क्या आएगी, ऐसा यूनिट, जल्दी से बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी कि वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर, एक तो ये हो गई। सेकंड की बात करोगे तो एक यूनिट तो ये है, और सेकंड वहां होती थी न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर, ये सेकंड यूनिट हो गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ये फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स में भी जब फॉर्मूले में आया अपने पास ई डी ए कोस थीटा, ये आया ना फॉर्मूला, तो इसके भी 3 केस होंगे। क्या क्या केस होंगे देखो, केस नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वोल्ट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में वोल्ट के लिए वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वहां से निकालेंगे वोल्ट की डायमेंशन। V इक्वल्स टू W बाई Q, वर्क डन अपॉन चार्ज, वहां से निकालना। When electric field lines are, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the surface, थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस में, बेटा जल्दी बोले, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, देन थीटा इज 180, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। 90 मत बोलो बेटा, 90 मत बोलो, 90 रॉन्ग आंसर है यार, क्योंकि यहाँ पे थीटा सरफेस उससे लेते हैं अपन, एरिया वेक्टर से, तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस दैट इज दी अलोंग टू एरिया वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया अलोंग टू एरिया वेक्टर। मैं इसीलिए पूछ रहा था, पर थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, थीटा 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
कोस जीरो की वैल्यू 1, जब 1 होगी तो फ्लक्स फॉर्मूला कितना हो जाएगा अपने पास, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए। ठीक है, 180 में यहाँ लिखूंगा ना अपोजिट टू दी एरिया वेक्टर, ऐसे लिखूंगा तब 180 लेंगे। अभी मैंने लिखा ही नहीं ना इस वाले केस को, तो मैंने ये बताया है कि ये सरफेस थी, ये एरिया वेक्टर था डी ए, मैंने बोला इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला केस बोला है। अब मैं केस नंबर 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज along to सरफेस, जब along to सरफेस की बात करेंगे तो थीटा कितना 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर टू दी एरिया वेक्टर, यानी कि थीटा कितना हो गया 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फ्लक्स भी कितना हो गया डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कोस 90 देन डी फाई इक्वल्स टू 0। इस वाले केस में 0 वैल्यू होगी। अरे होगी नहीं होगी, बेक और भी बेक। अरे बेटा इतना पीछे कहाँ जाएगा यार, ये ले जल्दी करो, लेकिन फटाफट आगे भी बढ़ना है, बेक ही थोड़ी चलेंगे यार। श्रेष्ठा बेटा आपका कैमरा ऑन है यार, इसको ऑफ कर दो ना। एक और बेक नहीं जाऊंगा, अभी आगे बढ़ो। ये वाला केस तो ये था, इसमें ये एरिया वेक्टर डी ए और along टू सरफेस ये। केस नंबर 3, व्हेन एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक field is opposite to area vector। एरिया वेक्टर के अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया, ये डी ए पार्ट था, इसका एरिया वेक्टर डी ए यहाँ पे होगा और अपोजिट ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हुआ ना। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 180, और कोस 180 की वैल्यू -1, तो डी फाई इक्वल्स टू माइनस ई डी ए। यही आया, अरे आया नहीं आया, इनके न्यूमेरिकल भी लिखाने दो, लेकिन आज नहीं लिखाऊंगा, कल लिखाऊंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है। न्यूमेरिकल अभी नहीं, बाद में करेंगे बात न्यूमेरिकल की। आपको न्यूमेरिकल तो एक और ब्रेक, सर एक और ब्रेक नहीं हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में एक टॉपिक होता है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्जेस। फ्लक्स निकाल कर क्या फायदा, फ्लक्स निकाल कर क्या फायदा, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट है, फ्लक्स के थ्रू भी क्या निकलेगा, लास्ट पेज। ऐसे तो फिजिक्स में इनका लगेगा आपको कि बहुत सारी चीजें इनको क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन इन सब का यूज होता है हर कहीं ना कहीं। बोर्ड में 4 मार्क्स में आएगा फ्लक्स से, 4 मार्क्स में तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो फ्लक्स की डेफिनेशन वगैरह इस पे आ जाते हैं, और यही टॉपिक जो है न्यूमेरिकल में अभी आगे जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में भी यूज होंगे, वो ध्यान रहे। गॉस थ्योरम में भी तो आएगा ना, बस वो क्लोज्ड के लिए है। और गॉस थ्योरम से 5 मार्क्स वाला डेरिवेशन आता है, 90% चांस है कि वहां से या इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले से फर्स्ट चैप्टर में आता है, तो उनमें से ही एक होता है, इसलिए दोनों को सही ढंग से पढ़ ले। बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी गॉस थ्योरम देखते हैं, टाइम बचता है तो पढ़ लेंगे, वैसे जहां तक है मेरे को लग रहा है कि पढ़ लेंगे। पहले ये पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्ज। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें, बोर्ड्स में नहीं आएगा, वो मेंस में भी नहीं आएगा ना, ऐसा कोई नहीं है भाई, मेंस का सिलेबस अलग है यार। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का मतलब कितना हो गया, इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज everywhere the charge, the value of charge will be same। अपन इतनी बात नहीं करेंगे, अपने तो यहाँ ध्यान रखना। देखो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशन को अपन डेंसिटी नाम देंगे, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज, हाँ ये इलेक्ट्रिकल ड्यू टू स्पेयर कट हो गया है बेटा, आगे मैं भी बता दूंगा, पढ़ते तो रहो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें या डेंसिटी की, तो किसी कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं। वायर है ये, वायर के पास क्या होगा, ना तो एरिया होगा, केवल क्या होगी उसके पास, लेंथ। तो जिनके पास लेंथ होती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी में आते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिनके पास एरिया नहीं हो, ये बिल्कुल थिन वायर है, बिल्कुल पतला से एक वायर है। तो इसके लिए यहाँ साथ के साथ कंप्लीट भी करते हुए चलो। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन करोगे वो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मास नहीं आएगा बेटा, लेंथ आएगी। तो ये मान लो इसकी एल लेंथ है, इस पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, ये इसका फॉर्मूला। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी, कूलॉम पर मीटर, यही होगी ना। ऐसे ही सेकंड की बात करें, ये तो लीनियर था। अब 2D की बात करें तो 2D की आएगी अपने पास, सेकंड को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को तो उससे लिखते हैं बेटा, एरिया को लिखते हैं। हाँ, सेकंड, सेकंड है सरफेस या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी। और ये होती है अपने पास, मान लो कोई भी अपने पास 2D सरफेस है, उस पे जो चार्ज, 2D सरफेस है, स्क्वायर मत समझना, ये सर्कल है, या फिर स्क्वायर बॉडी ले लो, बैक करूं, ये लो जल्दी लिखो बेटा, टाइम कम लिया करो। ठीक है, ये 2D सरफेस है, इसका एरिया ए है और इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे वही होता है, चार्ज अपॉन मान लेंथ ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया। तो इसको लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है, हाँ नेगेटिव हो सकता है ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ बेटा, नेगेटिव माइनस क्यू बाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसकी ही बात की है। थर्ड क्या होगा, एक लीनियर हो गया, एक एरियल हो गया, तो तीसरा क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम से रिलेटेड। थर्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो ये 3D सरफेस, ये है अपने पास स्फीयर, वहां तो सर्कल था, इस पे चार्ज क्यू, इसका वॉल्यूम v, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अरे इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम,
यानी कि इसको लिखते किससे, रो, क्यू बाई कैपिटल क्यू लिखा है, क्या कोई सा भी एक स्मॉल कर दो, क्यू बाई वी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम पर मीटर क्यूब। ये तीनों होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अपन प्रीवियस पेपर में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए हैं चैप्टर से वो भी सोल्व करेंगे, है ना, तो सोल्व जरूर करें हर एक चीज को। ठीक, बेक करूं, जल्दी लिखो, फिर डाल लो टॉपिक गोस थ्योरम। गोस थ्योरम डन हो गया। थर्ड, फिर टॉपिक गोजेस, क्या होती है गोजेस थ्योरम? सर फर्स्ट में अल्फा का सिग्मा है, क्या लिख रहे हो बेटा? मैं कमेंट यार, कमेंट पढ़ूं क्या पढ़ूं? वॉल्यूमेट्रिक वाले में इमेजिन करवा दो, वॉल्यूमेट्रिक में इमेजिन करवा दो सिग्मा, सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया ना, ये रहा ना, और ये लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। न्यूमेरिकल करा दो सर, गोस थ्योरम रहने दो। अरे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, रुक जाओ पहले ये खत्म कर दो, मैं सोच रहा हूँ टॉपिक टॉपिक रहने दे। सर सिग्मा नहीं, सिग्मा साइन, कौन सा साइन? सिग्मा नहीं साइन, किस साइन की बात कर रहे हो यार, जल्दी बताओ। गॉस थ्योरम कल पढ़ाना, अल्फा का साइन है, अल्फा का कौन सा साइन आ गया? अरे सिग्मा से ही लिखते हैं, अल्फा से नहीं लिखते। फर्स्ट में अल्फा नहीं है, लैम्डा से ही लिखते हैं। आगे बढ़ो, गॉस थ्योरम सब बोलते रहो, मैं पढ़ा जाऊंगा आगे। गॉस थ्योरम किससे रिलेटेड होती है, तो ये ध्यान रखो, गॉस थ्योरम की बात करें तो एक तो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाइड होती है। अब क्लोज्ड में जितने भी चार्ज इसकी सरफेस पे एनक्लोज्ड होंगे या इसके अंदर होंगे, उन्हीं से रिलेटेड बात होती है, आउटसाइड चार्ज से इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये ध्यान रखना, गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम जो है वो किससे रिलेटेड बात होगी, इसके इनक्लोज्ड चार्ज से। और फाइंड क्या करते हैं, देखो एप्लीकेशन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, बट डिफाइन जो करता है ये वो करता है फ्लक्स को। अब नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे भाई, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए नेट फ्लक्स यानी कि फाई किसके इक्वल होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। लिखो इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत वीक है, अच्छे से पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाओ, जहाँ डाउट हो वहां पूछ लेना। लिखो पहले इसमें अकॉर्डिंग टू, इसकी थ्योरी बड़ी भी हो जाती है लेकिन मैं छोटी कर रहा हूँ, है ना, वो बड़ी क्यों होती है उसका रीजन दूंगा। गोस थ्योरम, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, the net flux, the net flux for a closed surface sorry according to Gauss theorem, the net flux for a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface, enclosed by the closed surface, that is जो लिख रखा है वो लिखते हैं phi equals to 1 upon epsilon naught into q enclosed। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, देखो ये तो सीधी सी डेफिनेशन होगी ना, phi equals to q, ये enclosed, enclosed का मतलब जिस भी बॉडी के थ्रू जो चार्ज enclosed है उनकी बात कर रहे हैं, अपॉन epsilon naught टाइम्स। तो इसी की थ्योरी को बड़ा कैसे किया जाता है, बहुत सारी बुक की बात करोगे तो बुक्स में वो लैंग्वेज आपको थोड़ी बड़ी नजर आती है, क्यों आती है
लास्ट लाइन रिपीट कर दो, मैंने बोला है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द नेट फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, द नेट फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। बेटा कौन है ये यार, सराम अपना वीडियो क्यों ऑन करते हैं? संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, वही सारी आपको संग्राम बेटा, वीडियो ऑफ करें अपना। बात कर रहे थे अपन अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम the net flux for a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface। यही डेफिनेशन सफिशिएंट होती है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अदर बुक में ये कैसे बड़ी होती है। वो इधर नेट फ्लक्स को भी डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया, आपको बोर्ड में यही लिखनी है, पहले बता दो। वो क्या करते हैं इस डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए, वो डिफाइन करेंगे किसको, फ्लक्स को। यानी कि क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द मैग्नेट द according Gauss theorem the number of electric field lines passing through a closed surface normally is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface। 3 मार्क्स में ये नहीं आएगी, इसकी एप्लीकेशन आएगी। ये तो केवल 1 मार्क्स में हो गया, स्टेट Gauss theorem and find out the electric field due to infinite wire at its perpendicular axis, वो होगा तो 3 मार्क्स में होगा, ये 3 मार्क्स में नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन, ये इक्वेशन आ गई। अब बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन से बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला कितना था, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बस लास्ट दिखा रहा हूं तो सो अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी फ्लक्स था क्लोज सरफेस के लिए, अभी जो फाइंड किया वो भी क्लोज सरफेस के लिए था, तो अपन ये यूज ले सकते हैं क्या, बी डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ले सकते हैं ना। अब जहां पे भी एक चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पास बाय गॉस थ्योरम, यू टेक अ गॉसियन सरफेस। क्या लोगे, एक गॉसियन सरफेस लोगे। और गॉसियन सरफेस होती क्या है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। आपको इसके थ्रू अपन क्या फाइंड करेंगे, एप्लीकेशंस के, इसके एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वहां पे वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अपन को क्या बनानी होगी, गॉसियन सरफेस बनानी होगी। और गॉसियन सरफेस होती क्या है, एक ऐसी सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। तो मुझे बताओ, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी तो सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल। क्योंकि पॉइंट चार्ज है, सेंटर में रखा है, तो डिस्टेंस भाई के क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर, यही होता है ना। सर्कल नहीं होगी बेटा, 3D इधर तो हो गई नहीं, क्लोज्ड सरफेस लेनी है, क्लोज्ड लेनी है, क्लोज्ड सरफेस, 2D सरफेस छोड़िए, पैक करने के लिए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंगे तो स्फेयर पे क्या होगा, एवरी डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो मैं डायरेक्ट इसके बाद जो यूज होगी वो होगी एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम, टॉपिक डाल लें। और एप्लीकेशन से पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला देता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, उससे पहले स्क्रीनशॉट वाले रेडी हो जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, जिसको भी लेना है। कहाँ गिरे, कितने पेज पढ़ लेते हैं अपन इतने। पेज नंबर 1 जल्दी से, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो बेटा, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं है। स्क्रीनशॉट लेंगे तभी खत्म हो जाएगा टाइम। बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट। पेज नंबर 3,
इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग इस वीक में मैं एंडिंग कर दूंगा। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 4। कल कितने टाइम पे? इसी टाइम पे बेटा क्लास। पेज नंबर 5, इसी टाइम पे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 6, 7, 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वीडियो कॉलिंग में दिक्कत नहीं है। तो पेज नंबर 14, ये वाला, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। 15 यही गा देना आप। एंड 16। नहीं तो पाई कहाँ आपने? हाँ, घर पे और रहूँगा, ये तो फ़ोन कल ही करना ना स्टार्ट आप। करेंगे इसे, गोस्ट थ्योरम। यहाँ तक ठीक है।